यूपी के दंगल के 3 नए खिलाड़ी। उपचुनाव में चमकने वाले वो चेहरे जिन्होंने तोड़ दिया हर सियासी चक्रव्यूह। रामपुर की जो जीत है वो आज पूरा देश देख रहा है और की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज यहाँ की जनता ने और खासकर मुस्लिम भाइयों ने जिस तरीके से योगी सरकार पर विश्वास जताया है वो आपके सामने है। जिनके आगे फेल हो गया हर गुणा गणित। जनता 8 माह के अंदर ही त्रस्त हो चुकी है और जनता कोई भी मौका मिलता है, कोई भी अवसर मिलता है, उस अवसर को गंवाना नहीं चाहती। जिन्होंने भेद दिया सियासी चक्रव्यूह और अपने सिर पर सजाया विजय का ताज। खतौली टू रामपुर उपचुनाव के चैंपियन। 50 साल पुराना जो यहाँ रात थी आज वो छठी है। मैनपुरी की नई महारथी बनी डिंपल। यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। जब सियासत के तमाम समीकरण ध्वस्त हो जाएं, जब हर पैमाना उन्हें आंकने से पहले ही फेल हो जाए, जब मैदान में महारथी खामोश रहे और लोग उसके नाम का डंका बजाएं, जब चुनाव के चक्रव्यूह को तोड़कर अप्रत्याशित नतीजे लेकर सियासी शिखर में 3 अलबेले सितारे टिमटिमाए, तब उनके नाम की चर्चा तो बनती है। इन तीनों नामों को बीते दिनों आपने खूब सुना, देखा, चर्चाएं की, लेकिन कुछ छूट गया आपसे। जो छूट गया वो हम साथ लेकर आए हैं। डिंपल यादव से लेकर मदन भैया तक और रामपुर के आकाश में चमकते नए सितारे आकाश सक्सेना हैं आज के व्यक्ति विशेष। आज के व्यक्ति विशेष में आज इन्हीं 3 सियासी सितारों के बारे में। तो आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष। आज व्यक्ति विशेष में किसी एक चेहरे की बात नहीं होगी बल्कि 3 व्यक्तित्व का विश्लेषण होगा। उपचुनाव जीतकर स्टार की तरह उभरे 3 चेहरों की चर्चा सियासत में हर तरफ हो रही है। रामपुर के आकाश सक्सेना, खतौली के मदन भैया और मैनपुरी की महारथी डिंपल यादव, ये 3 नाम हैं जिन्होंने अपनी अपनी सीट पर न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि अलग अलग इतिहास भी रचा है। इनमें सबसे पहले बात करेंगे मैनपुरी उपचुनाव की और समझेंगे चुनाव की इनसाइड स्टोरी और डिंपल के सियासी सफर को। जादुई चेहरे, करिश्माई करियर, विरासत में सियासत। सियासत में भी सबसे बड़ी विरासत संभाल रही शख्सियत का नाम है डिंपल यादव। देखिए, नेताजी के आदर्शों की वजह से और जो भी समाजवादी सरकार ने जो यहाँ विकास किया है उसकी वजह से बड़ी जीत हुई है और आज भी नेताजी का जलवा है यहाँ पर। जिस सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी, जिसे जीतने के लिए बीजेपी ने तमाम मोर्चेबंदी कर दी, जिस सीट को बचाना समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो जैसे हालात थे, डिंपल उसी सीट से उम्मीदवार थी। नतीजे आए तो किसी स्टार की तरह जीत कर उभरी डिंपल यादव और बीजेपी की हर मोर्चेबंदी बालू के ढेर की तरह ढह गई। मैंने अपने भाषणों में और लगातार जनसंपर्क जब कर रहे थे कहा था कि देखिएगा कि मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वह इतिहास रचने का काम करेंगी और आज इस क्षेत्र ने इतिहास रचा है। सपा कार्यकर्ताओं के बीच डिंपल भाभी के नाम से मशहूर ये चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं है।
जो नाम से ज्यादा अपने अंदाज, व्यवहार और शालीनता के लिए जानी जाती हैं। मिलिट्री फैमिली से सियासी खानदान की बहू बनने तक जिसने अपनी पहचान नहीं खोई, जिसने सियासत और परिवार दोनों को एक साथ संभाला, जब वक्त आया तो पति अखिलेश के आगे खड़ी नजर आई और परिवार की सबसे बड़ी विरासत को बचाया। डिंपल यादव वो नाम है जिनके नाम भारतीय इतिहास में पहली बार निर्विरोध सांसद बनने का कीर्तिमान दर्ज है, जिनके हाथों में अब समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा की सियासी विरासत है। सियासत में वो अविवादित नाम है डिंपल यादव। डिंपल की जीत बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। ये कोई असाधारण चुनाव नहीं था, ये देश की राजनीति की दिशा तय करने का चुनाव था ये। और सन 24 में भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी डिंपल के चुनाव जीतने से। डिंपल यादव की आज चर्चा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि मैनपुरी में उन्होंने जीत का जो इतिहास रचा है, हर ओर उसी के चर्चे हैं। सबसे पहले डिंपल की करिश्माई जीत को समझते हैं, फिर दूसरे किस्सों की बात करेंगे। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली मैनपुरी लोकसभा सीट पर उनकी बहू डिंपल यादव ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। डिंपल यादव ने 2,88,000 वोटों के बड़े अंतर से बीजेपी के रघुराज शाक्य को सियासी मैदान में पटकनी दी। डिंपल यादव को यहां पर 6,18,120 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य महज 3,29,659 वोट पाकर ही सिमट गए। यानी डिंपल यादव ने ससुर मुलायम सिंह यादव के 2019 के जीत के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को मिले 94,000 वोट के अंतर से जीत के तिगुना मार्जिन से विजय हासिल हुई। डिंपल की इस विराट जीत के कई सियासी मायने निकलते हैं। उसका व्यक्तित्व तो बहुत पहले भी था मजबूत, अब और मजबूत हो गया। और जो डिंपल जी ने जो चुनाव में जो मेहनत की है और जो उनके भाषण हुए हैं, दौरे हुए हैं, उनसे साफ लगता है कि उत्तर प्रदेश में उसका भी एक ग्लैमर। डिंपल ने सियासी दंगल में 3 साल बाद वापसी की है। 2019 में उन्होंने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ा था। इसमें वो बीजेपी के सुब्रत पाठक से हार गई थी। लेकिन मैनपुरी के समीकरण ही ऐसे थे कि अखिलेश को न सिर्फ डिंपल को उतारना पड़ा बल्कि चाचा शिवपाल को भी साथ लाना पड़ा। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है। ये जीत जहां मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है, वहीं नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम मतदाताओं ने किया है। ये तो बात रही मैनपुरी और डिंपल यादव की। अब बात उस सीट की जो पूरे उपचुनावों के दौरान हॉट टॉपिक बनी रही, रामपुर उपचुनाव के बाद भी रामपुर और मैनपुरी को लेकर सियासत जारी है। मायावती ने ट्वीट कर रामपुर में सपा और बीजेपी पर मिली भगत का आरोप लगाया है। मायावती भले ही इसे मिली भगत करार दे रही हूं, लेकिन रामपुर में आजम युग के अंत और आकाश सक्सेना के उदय की कहानी इतनी आसान नहीं है। आजम और आकाश के बीच की लड़ाई का फौरी फैसला जनता की अदालत में हुआ है, लेकिन कई ऐसे मामले भी रहे जिनका कानून की अदालत में फैसला हुआ और वहीं से शुरू हुई आकाश सक्सेना के उदय की कहानी। रामपुर की सियासी आकाश में एक नया सितारा अपनी चमक बिखेर रहा है। चुनावी चक्रव्यूह को भेद कर किसी हीरो की तरह उभरे आकाश सक्सेना बीजेपी के लिए वो उम्मीद बन गए जिसने रामपुर विधानसभा का इतिहास बदल कर रख दिया। या फिर यूं कहें, रामपुर विधानसभा के चुनावी इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ था, बीजेपी के आकाश ने वो अब कर दिखाया। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अब रामपुर में औद्योगिक यहाँ क्रांति होगी और यहाँ हर हिंदू और मुसलमान भाई। जीत के बाद प्रायोरिटीज क्या है? अब सबसे पहले उद्योग, यहाँ रामपुर को में उद्योग नगरी बनाना है
और रामपुर में जो ये कलंक है 50 साल पुराना, इसको हटाना है। 50 साल बनाम 50 महीने, जनता ने भरोसा जता दिया 50 महीने पर। सब आपके सामने है। 50 साल पुराना जो यहाँ रात थी, आज वो छठी है और इन 50 महीनों में मैं कोशिश करूंगा कि उनको जो 50 साल में नहीं मिल पाया वो इस 50 महीने में पूरी कोशिश करूंगा। रामपुर सीट पर आजम खान की बादशाहत अब खत्म हो गई है। बीजेपी ने यहां से बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने वो कर दिखाया जिसका अंदाजा शायद आजम के साथ ही अखिलेश तक को नहीं था। आकाश ने पहले कानूनी लड़ाई से आजम की विधायकी छीनी और फिर सियासी लड़ाई में आजम को पटखनी दे दी। आकाश ने आजम की उस उम्मीद को तोड़ दिया जिस पर उन्हें गुरूर था, उस इतिहास को बदल दिया जिस पर आजम परिवार को गुमान था। इसके 3 कारण जो मैं समझता हूँ। नंबर 1, आजम परिवार से किसी का चुनाव में नहीं आना। अगर यहाँ भी आजम परिवार से कोई होता, जैसा कि अखिलेश यादव जी चाहते थे कि यहाँ से डिम्पल और वहाँ से तजीन फातिमा लड़े, तो अगर आजम परिवार से कोई होता तो शायद भाजपा के लिए बहुत मुश्किल भरा सफर होता। पहली बार ऐसा हुआ जब रामपुर सीट पर आजम परिवार के इतर आसिम रजा को उम्मीदवार बनाया और यहीं से रामपुर का समीकरण बदलने लगा, जो बीजेपी की जीत पर ही आकर रुका। और इस हार के साथ ही साफ हो गया कि आजम खान के आंसू भी समाजवादी पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। इस सीट पर प्रचार के दौरान आजम खान कई बार भावुक हो चुके थे। उन्होंने जेल की कहानी भी सुनाई, लेकिन उसका असर इस चुनाव में नहीं दिखा। कुछ मत सोचना मेरे लिए, कुछ मत सोचना मेरे बारे में बहनों, कुछ मत सोचना। मैं तो इंतजार इस बात का कर रहा हूं किस दिन मुझे देश निकाला मिलेगा, क्योंकि अब सिर्फ एक ही जुल्म बाकी रह गया कि मुझे हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। मेरा वोट देने तक का इख्तियार है, मेरे जीने का हक इसलिए बाकी है कि वो मुझे सीधे नहीं मारना चाहते हैं एड़ियां रगड़ कर मैं मर जाऊं। सारा दिन अदालत में खड़ा रहता हूं। मेरे अहबाब, मेरी बीवी, मेरे बच्चे फैसलों का इंतजार करते हैं कि कौन सी जेल होगी, कहां जाना है। रामपुर एक ऐसी विधानसभा सीट है, दशकों तक आजम खान का कब्जा रहा। महज 32 साल की उम्र में आजम खान यहां से पहली बार विधायक बने और 1980 से 2022 तक आजम खान यहां से 10 बार विधायक चुने गए। इस दौरान आजम खान एक बार राज्यसभा और एक बार लोकसभा भी गए। रामपुर में आजम खान का दबदबा इस हद तक कायम था कि 2017 और 2022 में प्रचंड जीत के बावजूद बीजेपी रामपुर में नहीं जीत सकी थी। लेकिन वक्त का पहिया, जिस सीट से कभी कोई हिंदू विधायक नहीं बना था, बीजेपी ने वहां पर भी कमल खिला दिया। यहाँ के प्रतिष्ठानों के संरक्षण करने का दायित्व अपने ऊपर लेकर के बिना भेदभाव के हर नागरिक के सुख दुख में सहभागी बनकर के आगे बढ़ाए होते और अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते, तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। और मुझे लगता है कि यह आज भी हम उनसे यही कहेंगे। किस किस प्रकार के वक्तव्य निकाले जाते हैं, कभी बहन बेटियों के लिए। आकाश सक्सेना भले ही पहली बार रामपुर के रण को भेद कर निकले हों, लेकिन वो जिस परिवार से आते हैं उसका राजनीति और बीजेपी से बहुत पुराना नाता है। अब बात उस शख्सियत की जिसे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया तो बवाल मच गया। बवाल विपक्ष के खेमे में कम और खुद के खेमे में ज्यादा था। बाहुबली और विवादित छवि रखने वाले मदन भैया। जब कोई बाहुबली राजनीति में आता है तो जुर्म और विवाद से उसका नाता जुड़ ही जाता है, या फिर यूं कहें कि इसी रास्ते वो राजनीति में आया है, ऐसा माना जाता है। जब मदन भैया खतौली के रण में ताल ठोकने के लिए जब उतरे, तब उनकी बाहुबली छवि को मुद्दा बनाया गया। लेकिन जब नतीजे आए तो दलित फैक्टर ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया और इस खेल के खिलाड़ी बनकर उभरे मदन भैया। मदन भैया के सिर सजा जीत का ताज। क्या है खतौली के नतीजों का राज? खतौली में बाहुबली की विजय गाथा। उपचुनाव की महाभारत में
जिस सीट ने बीजेपी को सबसे बड़ा सदमा दिया वो सीट है खतौली। खतौली के खेल का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा वो नाम है मदन भैया का। मदन भैया पश्चिमी यूपी के लिए ये नाम अनजान नहीं है, न ही मदन भैया लोगों के लिए नया नाम है, बल्कि सियासत के हर पुराने चावल को मदन भैया जानते हैं कौन कितनी सीटी में पकेगा। देखिए, संदेश तो जनता ने दे दिया है। जनता 8 माह के अंदर ही त्रस्त हो चुकी है और जनता कोई भी मौका मिलता है, कोई भी अवसर मिलता है, उस अवसर को गंवाना नहीं चाहती। बीजेपी की रामपुर जीत और खतौली में हार पर एक कहावत सटीक बैठती है, नाक काटकर मुंह बनवाना। खतौली में बीजेपी के साथ ठीक वही किया मदन भैया और जयंत चौधरी ने। जो बीजेपी की अपनी सीट थी, जिस सीट पर उनका सिटिंग विधायक था और जिसके अयोग्य होने से सीट खाली हुई, मदन भैया बीजेपी से वही सीट छीन ले गए। नतीजे आए तो आरएलडी के मदन भैया को 97,071 वोट मिले, जबकि बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाल रही राजकुमारी सैनी को महज 74,906 वोट मिले। यानी आरएलडी के मदन भैया 22,165 वोटों से मोर्चा मार ले गए और बीजेपी देखती रह गई। लेकिन मदन भैया की जीत के कई फैक्टर हैं, कई कारण हैं जो उनके सियासी सफर को गाजियाबाद के लोनी से मुजफ्फरनगर के खतौली तक लेकर पहुंचे। चंद्रशेखर रावण के आने के बाद से निश्चित रूप से बहुत बड़ा फैक्टर रहा है और जो ये बड़ी लीड भारतीय जनता पार्टी की सबसे हलवा सीट पर विपक्ष ने अर्जित की है, इसमें दलितों का एक तरफा मतदान रहा, कहीं 60-70% रहा, कहीं 80 रहा, किसी गांव में और भी ज्यादा रहा है। इससे पहले 4 बार विधायक रह चुके मदन भैया का किरदार सियासत में एक बाहुबली नेता का है और जब कोई बाहुबली राजनीति करता है तो जुर्म और विवाद से उसका नाता होना आम बात मानी जाती है। मदन भैया का असली नाम मदन सिंह कसाना है। उनका जन्म 11 सितंबर 1959 को जिला गाजियाबाद के जावली में हुआ था। जावली एक गुर्जर बाहुल्य इलाका है। मदन सिंह कसाना उर्फ मदन भैया अपने छात्र जीवन से ही काफी तेज तर्रार थे। यही वजह थी कि कॉलेज में रहने के दौरान ही उनकी दबंग छवि दिखने लगी थी। कई बार छात्रों के आपसी विवाद और झगड़ों में उनका नाम आया। उनके दबंग स्वभाव ने ही उन्हें अपने कॉलेज और इलाके में कुख्यात कर दिया। वहीं से मदन भैया के तौर पर उनकी पहचान बनी। आगे चलकर उनका यही नाम सियासी गलियारों में उनकी पहचान बन गया। बात मदन भैया के सियासी सफर की करें तो मदन भैया ने साल 1989 में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बागपत की खेकड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। जेल में रहते हुए लड़े गए इस चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रहे। 1991 उस साल भी मदन भैया जेल में ही थे, मगर इस बार वो जनता दल के टिकट पर खेखड़ा से ही विधानसभा चुनाव लड़े और लोकदल के उम्मीदवार रिछपाल बंसल को बड़े अंतर से हराया। 1993 फिर से मदन भैया ने विधानसभा चुनाव में खेखड़ा से ही चुनाव लड़ा और फिर से जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2002 में एक बार फिर खेखड़ा से ही विधानसभा पहुंचे। फिर 2007 में खेखड़ा से चौथी बार मदन भैया विधायक बने। लेकिन 2022 में अब खतौली में बीजेपी उम्मीदवार को हराकर उन्होंने अपनी हार का बदला ले लिया है। देखिए, बाहुबली का मुद्दा जरूर चुनाव में शुरू से उठता रहा, पर बाहुबली को जनता नहीं मानती है और खास तौर से गुर्जर में और मदन भैया ने तो खुद ही कहा था कि बाहुबली जाट और गुर्जर में नहीं होंगे तो किस में होंगे। ये किसान खमेरी कौम है, बाहुबली का मुद्दा बहुत प्रभावशाली नहीं है। मदन भैया के सियासी सफर को इस 2 बात से भी समझा जा सकता है कि एक वक्त मुलायम सिंह ने खुद उन्हें सियासत में आगे बढ़ाया। तब डीपी यादव से मुलायम ने किनारा कर मदन भैया पर भरोसा जताया। लेकिन इसी के साथ मदन भैया के निजी दुश्मन भी तमाम हैं। कई बार उन पर जानलेवा हमले हुए, लेकिन हर बार वो इन हमलों में बच निकले। एक बार फिर उन्हें 2012 के बाद सियासी अभयदान मिला है। देखना होगा खतौली के खेल में हीरो बनकर उभरे मदन भैया की ये पारी कितनी लंबी चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।